वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हमारी इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी इसके 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। और ये जो हमारे सब्जेक्ट है ये सभी यूजी कोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये सभी सेमेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको इस सब्जेक्ट के कुछ 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कराने वाली हूँ। तो इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको इनके अलावा और भी कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये गारंटी हम लेते हैं कि आपका एग्जाम इन्हीं में से आपको दिखने वाला है। तो एक बार इसका सिलेबस पे नजर मार लेते हैं। तो देखो, इसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड टोटल लेसन मतलब 8 है, चैप्टर्स 8 है टोटल। इन्हीं में से हमने आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए और इस सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी नोट्स ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, इसके अंदर हमें बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बताना है कि और उन मतलब बैंक्स से हमें कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर की जाती है, और यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स, इन सबको समझाना है। उसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना सबसे पहले बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेल बैंक्स। तो ये जितने भी बैंक्स होते हैं इनसे हमें कौन सी सर्विसेज मिलती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स ये हमें प्रोवाइड करता है। देखो, रिटेल बैंक्स जो होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये हमें बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। और जिसके मेन प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज वगैरह आती है उसमें सबसे पहले आता है डिपॉजिट अकाउंट्स। देखो, बैंक के अंदर हम अपने पैसे जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन फीचर और मेन सर्विस जो इन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है वो तो यही आ रही है कि हमारे इनके अंदर अकाउंट्स होते हैं। तो अकाउंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला आता है सेविंग अकाउंट। तो इसके अंदर कस्टमर जो होता है अपना पैसा जो होता है उसको डिपॉजिट कराता है एंड देन उसके ऊपर उसको थोड़ा सा बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। और इसके अंदर से अपना पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। देन उसके बाद आता है करंट अकाउंट। इसको मेनली जो है बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है ना। तो आप इस अकाउंट में कितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, लेकिन इसमें जो होता है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपके जमा किए हुए पैसे के ऊपर, ठीक है। देन आता है हमारा एक फिक्स्ड डिपॉजिट। देखो, इसके अंदर क्या होता है, आप बैंक में जाते हो और ऐसे कहते हैं कि हमारे 2 लाख या 3 लाख रुपए का हमने आपको दिए हैं, आप इसको 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, इतने स्पेसिफिक टेन्योर के लिए जो है आप इसको जमा कर लो, ठीक है ना, अपने यहाँ पे डिपॉजिट कर लो। तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लगता है। देखो, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना उन पे ऐसा 1%, 2% का इंटरेस्ट रेट लगता है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट्स होती है उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे 5%, 6%, मतलब इस तरीके से। तो जो आपका पैसा जमा रहता है उस पे इंटरेस्ट लग के वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इनका बस एक ही ड्रॉबैक है कि इनसे आप टाइम कंप्लीट होने से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। देन उसके अलावा एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, कस्टमर कौन होता है, अपना जो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि उसे 10,000 रुपए हर महीने इस अकाउंट में डालने हैं, तो वो एक सेम इसी तरीके से हर महीने अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराता है और उसके ऊपर उसे एफडी जैसा सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हो गई कुछ बैंक अकाउंट्स की टाइप। दूसरा जाता है लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज भी हमें बैंक से मिलती है। अलग अलग तरीके के लोन्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, अपने खुद के पर्सनल काम के लिए लोन्स, व्हीकल लोन हो गया, या फिर एजुकेशन लोन्स जो होते हैं उससे हम ले सकते हैं बैंक से। उसके अलावा कार्ड सर्विसेज हमें मिलती हैं, जैसे डेबिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, प्रीपेड कार्ड्स मिलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स भी हमें प्रोवाइड कराते हैं बैंक। देन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। देखो, कुछ बैंक जो होते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी देते हैं और इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में आप उन बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी बैंक वगैरह आपको अवेलेबल कराते हैं। देन डीमैट अकाउंट्स, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं। तो कुछ बैंक्स होते हैं जो आपको डीमैट अकाउंट्स भी अवेलेबल कराते हैं कि आप हमारे बैंक के थ्रू ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। देन इसके अलावा आ जाता है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। तो ये भी एक सर्विस है जो रिटेल बैंक्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्स। देखो, हर बैंक का आज के टाइम पे एक मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो। देन यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट्स, ठीक है।
उसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी-मोटी सर्विसेज़ होती हैं, लाइक लोकल फैसिलिटीज़ मिलती है हमें बैंक से, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज़ कि जो भी आपकी करेंसी होती है आप उसको भी जाके चेंज कर सकते हो, एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इसमें क्या होता है, और आपने अगर कोई ईएमआई या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह ले रखा है तो आपका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि अरे यार ईएमआई का टाइम आया था, मैं तो पैसे देना ही भूल गया। तो नहीं, ये भी एक सर्विस है कि बैंक अपने आप ही पैसा कट कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट्स, और इसी के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह सब है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूपीआई। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है, इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसने डेवलप किया है। किसके द्वारा डेवलप था ये? एनपीसीआई। देखो, यूपीआई के थ्रू आप सबको पता है हम अपना पैसा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ मोबाइल नंबर से ही पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा ये 24 घंटा यानी कि 24/7 आवर्स ये ऑपरेट होता है। अब कोई छुट्टी वगैरह, कोई वीकेंड वगैरह इस पे लागू नहीं होता है, आप जब मन करे आपका तब पेमेंट कर दो। अब जो ट्रांजेक्शन्स की जाती है यूपीआई के थ्रू वो मतलब अलग अलग ऐप्स के थ्रू होती है, लाइक गूगल पे हो गया, फोन पे, भीम, पेटीएम, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप यूपीआई यूज करते हो। यूपीआई आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैनिंग की जा सकती है, मतलब किसी भी शॉप पे आप जाते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके आप उनको पैसा दे देते हो। और ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट्स भी आजकल होने लगी है, मतलब जैसे ये फ्लिपकार्ट वगैरह, फिर बहुत सारे ऐप्स है, तो अब ये पेमेंट जो होता है पेटीएम को अलाउ कर दिया है इन्होंने, तो हम पेटीएम वगैरह के थ्रू भी जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर एक सिक्योरिटी फीचर होता है, ठीक है ना, कि जब भी आपको कोई पेमेंट करनी है तो आपको अपना एक यूपीआई पिन डालना होगा, उसके अलावा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, तो ये आप खुद से देख लेना कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं यूपीआई के। अब देखते हैं हम अपना नेट बैंकिंग, इसको इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेट बैंकिंग ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग। तो देखो, ये भी क्या होता है, एक वेबसाइट वगैरह मिल जाती है, बैंक की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, अदरवाइज बैंक का पूरा मोबाइल ऐप होता है, उसके थ्रू आप बैंक ब्रांच में विजिट किए बिना ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ठीक है ना। और हर कस्टमर को इसके अंदर अपना एक यूनिक यूजर आईडी रजिस्टर करना होता है और पूरा एक पासवर्ड डालना होता है, उसी के बाद वो इस ऐप में एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। दूसरा, नेट बैंकिंग के थ्रू जो है कस्टमर्स अपने फंड्स जो होते हैं पैसे जो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, ये सब आप पे कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन रिचार्ज कर सकते हो, फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स भी मतलब जो है आजकल वो बुक कर सकते हो, और अपनी फिक्स डिपॉजिट्स जो है उनको मैनेज कर सकते हो। तो बहुत सारी आप देख रहे हो ना सर्विसेज फैसिलिटीज दी जा रही है हमें नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके अलावा आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, चेक बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, और आपकी जो चेक पेमेंट्स अगर की जा रही है तो उनको रोक भी सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स है, और ये टाइम सेविंग होता है, ये 24/7 अवेलेबल होता है। और इसके अंदर आपको फीचर होता है, एक एडिशनल फीचर होता है कि हर बार आपको एक ओटीपी दिया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए, देन तभी आप इसको ट्रांजेक्ट कर सकते हैं अपना मनी, एंड पासवर्ड वगैरह डालना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके भी कुछ मैंने एडवांटेजेस दिए हुए हैं, तो वो भी आपको खुद से देखने हैं नेट बैंकिंग के एडवांटेजेस। अब देखते हैं हम डिजिटल वॉलेट्स, ठीक है। तो डिजिटल वॉलेट्स को ई वॉलेट्स भी बोलते हैं। तो देखो, जैसे आपके पास अगर कोई पेटीएम, अमेजन वगैरह आपके पास, मतलब फोन में आजकल हर किसी के पास है ये ऐप्स वगैरह, तो इनके अंदर आपने देखा होगा कि वॉलेट वाला ऑप्शन होता है, डिजिटल वॉलेट वाला ऑप्शन होता है। तो आप क्या होता है, अपने अकाउंट से थोड़ा सा पैसा इसमें डाल के रख देते हो कि अगर कहीं ऑफलाइन पेमेंट करना है या फिर नेट वगैरह नहीं चलता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आप यहाँ से जो है पैसा पे कर सकते हो, अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो एक तरीके से आपका जो पैसा हुआ वो डिजिटल मनी की तरह मतलब स्टोर हो गया आपके फोन में, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर सकते हो, और इसमें आपको बार बार बैंक डिटेल्स डालने की या फिर पिन वगैरह डालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, डिजिटल वॉलेट्स को जो है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, या फिर मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट्स हो गए, मूवी बुक करने के लिए, ठीक है ना, और टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए, यहाँ तक कि लोकल शॉप्स पर पेमेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। और जो पॉपुलर डिजिटल वॉलेट्स है वो जैसे कि पेटीएम, अमेजोन, फोन पे वॉलेट, गूगल पे वॉलेट, तो ये कुछ डिजिटल वॉलेट्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इनके अंदर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट कूपन मिल गया,
या फिर कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलते हैं जिनसे कि कस्टमर को एनकरेज किया जाता है कि आप उनको बार बार यूज करो, ठीक है। और दूसरा देखो, अगर इनका ना एक लिमिट होता है कि अगर आप छोटी अमाउंट कर रहे हो तो आपको इसमें पिन डालने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि एक फीचर है। और उसके अलावा अगर जैसे उस लिमिट से ऊपर की पेमेंट आप करो तो इसके अंदर भी आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, लाइक पिन डालना होगा, पासवर्ड होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे डिजिटल वॉलेट्स। तो इसके भी कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस है, वो आपको खुद से देख लेने हैं कि क्या क्या फायदे हैं इसके, क्या क्या नुकसान है। अब देखते हैं हम डेबिट कार्ड कि अब ये क्या होता है भाई। तो ये एक कार्ड होता है जो हमें हमारा बैंक इशू कराता है हमारे नाम से, ठीक है। तो उस पे पूरा एक कार्ड होल्डर नेम वगैरह सब कुछ लिखा होता है। इससे हम अपने करंट अकाउंट हो गया या फिर जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उनसे हम जब मन किया एटीएम के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेबिट कार्ड से हम हाँ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इससे जो हमारा भी मनी होता है, जो हमारा अमाउंट होता है, वो इमिडिएटली हमारे अकाउंट से निकल जाता है और जहाँ भी हमें पेमेंट वगैरह करनी है वो हो जाती है। देखो डेबिट कार्ड्स को जो है आजकल हर जगह एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्टोर्स के अंदर, ऑनलाइन परचेजेस में यूज किया जाता है, बिल पेमेंट्स, एटीएम विड्रॉल्स वगैरह हर जगह यूज किया जाता है। ये सिक्योर्ड होता है एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि पिन से। हर डेबिट कार्ड का एक नंबर होता है पिन, जो आपको जनरेट करना होता है, तभी आपका डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो आप, अगर आपने पिन जनरेट किया, अदरवाइज नहीं। तो जब भी कार्ड होल्डर को, कस्टमर को जब भी कोई पेमेंट करनी होती है डेबिट कार्ड से, तो उसको अपना पिन डालना होता है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। देखो बहुत सारे डेबिट कार्ड्स जो होते हैं वो कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ आते हैं। लाइक अगर आपको छोटी स्मॉल पेमेंट्स करनी है तो आप जो भी आपकी मशीन होती है उस पर डायरेक्ट टैप कर दो अपने कार्ड को और बिना किसी पिन को डाले आपकी पेमेंट हो जाएगी। देखो इसका एक जो एडवांटेज है, मेन एडवांटेज है, वो ये है कि इसकी एक लिमिट होती है कि आपके अकाउंट के अंदर जितना पैसा है आप सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। और डेबिट कार्ड्स जो होते हैं वो आपको सेफ, कन्वीनियंट और क्विक मेथड देते हैं कि आप कोई भी चीज मतलब खरीदनी है या फिर अपने फंड्स को एक्सेस करने के लिए एक बहुत कन्वीनियंट मेथड है ये। इसके अब कुछ एडवांटेजेस है डेबिट कार्ड के, तो वो अब आपको देखने हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। देन अब हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड्स। तो देखो ये भी वही वाले कार्ड्स होते हैं जो हमें एक बैंक इशू कराता है, ठीक है, इशूड बाय अ बैंक और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। देखो कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं कि वो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, कि जरूरी नहीं है आपका उनके बैंक में अकाउंट होना या नहीं होना चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, वो फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड्स जो है इशू कर सकते हैं, वो भी आपके नाम पे ही होता है। और इसमें आप देखो इसका एक जो फीचर है ना वो ये है, इसमें आप एक तरीके से बैंक से या फिर उस इंस्टीट्यूट से पैसा उधार लेके बोरोड मनी से शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी एक लिमिट होती है कि ये 10 लाख का आपका सोचो, इसकी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10 लाख, तो आप 10 लाख के अंदर अंदर जितनी शॉपिंग आपको करनी है या फिर जितना यूज आपको बिजनेस के लिए चाहिए, जो करना है आप कर सकते हो। बस एक शर्त है कि आपको इसको एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको वापस लौटाना होगा, ठीक है ना। आप जरूरी नहीं है आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए होने ही चाहिए, नहीं, आपने बैंक से एक तरीके से पैसा उधार लिया है, ठीक है, बस ये शर्त है कि आपको उसका पैसा वापस करना है एक टाइम लिमिट के अंदर। सो कार्ड होल्डर इज रिक्वायर्ड टू रीपे द बोरोड अमाउंट ईदर इन फुल और इन पार्ट विद इन अ स्पेसिफाइड ग्रेस पीरियड। तो आपको एक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपको या तो पूरा पैसा करो या फिर पार्ट्स के अंदर अंदर उनका पैसा दो, तो वो जो टाइम होता है वो यूजुअली 20 से 50 दिन होता है, ठीक है। अगर आप इस टाइम के अंदर अंदर पैसा दे दोगे कि आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वो नहीं लगाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, ड्यू डेट तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो देन आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस जो होते हैं वो अप्लाई कर दिए जाते हैं, ठीक है। देखो क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, लाइक रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, ट्रेवल माइल्स, डिस्काउंट्स ऑन शॉपिंग, इंश्योरेंस कवरेज। यहाँ तक कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देते हैं, ठीक है ना। तो जिस वजह से ज्यादातर ये मतलब कस्टमर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, ये उन्हें अट्रैक्ट करता है इतने फीचर्स देकर। और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऐसे जो होते हैं आपको ईएमआई वाला जो एक ऑप्शन होता है वो प्रोवाइड कराते हैं, कि अगर आप हमारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आप ईएमआई एक फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। देखो सारे क्रेडिट कार्ड्स ईएमआई वाला ऑप्शन जो होता है वो नहीं देते हैं, तो कुछ कुछ देते हैं कि अगर कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करो एंड ईएमआई ऑप्शन आपके लिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके पैसे देते रहो। और दूसरा एक इसका मेन फीचर ये भी है देखो कि क्रेडिट कार्ड जो होते हैं ना वो कार्ड होल्डर को अपना क्रेडिट स्कोर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और ये जो क्रेडिट स्कोर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर लोन्स को सिक्योर करने में, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स होते हैं वो ये देखते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है।
कि आपने पैसा उनसे लिया तो था, उनको वापस कितने टाइम में किया, कैसे किया, तो आपका एक स्कोर बनता है। अगर स्कोर अच्छा होता है तो बैंक आपको बहुत इजीली अच्छा खासा अमाउंट लोन पर दे देता है कि ठीक है आपका स्कोर अच्छा है, आप पैसा ले लो। ठीक है, तो इससे एक ये भी फायदा होता है। बट इसका एक नुकसान भी देखो ये है कि कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो आप लोगों को देखने हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। देन यहाँ पे अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आंसर था ये यहाँ पे फिनिश हुआ। कंक्लूजन के अंदर आपको जो भी 4-5 लाइनें समझ आती है लिख दो अपने हिसाब से। अब शुरू करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जो ये ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह होते हैं इनसे हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक मैंने एडिशनल टॉपिक यहाँ पे ये पोंजी स्कीम्स वाला ऐड किया है, तो ये भी बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स क्या होते हैं। तो देखो किसी भी टाइप का क्राइम, ठीक है ना, जिससे इनलीगली आपसे आपका पैसा ले लिया जाए, आपका एसेट इसमें आ जाता है, पैसा, बंगला, गाड़ी, ठीक है ना, या फिर ज्वेलरी वगैरह, ये सब चीजें एसेट्स में आ जाती है जो बहुत वैल्यूएबल होता है, पैसा वाली चीज होती है। तो आपसे आपका पैसा, एसेट्स जो होते हैं इनलीगली बेईमानी करके ले लिया जाए तो उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो मेन आता है वो होता है पोंजी स्कीम। तो ये एक तरीके की स्कीम होती है, ये बोला जाता है कि आप हमारे इन्वेस्टर बनो हमारी कंपनी के अंदर, मतलब हमारे बैंक के अंदर, या फिर कुछ छोटे छोटे ये ऐसी बना लेते हैं कि आप हमारे अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपका पैसा डबल करके देंगे, 10 महीने के अंदर आपको दुगना पैसा देंगे। ठीक है ना, तो ये जो स्कीम्स होती है तो इनको बोलते हैं पोंजी स्कीम्स। तो इनमें क्या करते हैं, रोज नए नए इन्वेस्टर्स को ऐड करते हैं और उनका पैसा लेके पुराने वाले इन्वेस्टर्स को उनका पैसा देते हैं कि आपने 10 लाख दिया था, अभी रुको 4 महीने बाद हम आपको पूरा 20 लाख देंगे। तब ये 20 लाख अभी एक्स्ट्रा 10 लाख इन पे कहाँ से आया, तो इन्होंने नए इन्वेस्टर्स को जोड़ा और उनका पैसा इनको एज अ डबल करके दे दिया। तो इस तरीके से सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे पास एक ही कस्टमर था, हमने इसको अभी 4 महीने में डबल पैसा करके दिया है, आप हमारे पास इन्वेस्ट करो। तो इस तरीके से नए नए इन्वेस्टर्स को जोड़ते रहते हैं और उनका पैसे का जो है मिसयूज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पोंजी स्कीम। इसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स यानी कि हाई रिटर्न्स के प्रॉमिस किए जाते हैं, फेक प्रोमिसेस। देन आ जाता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, कि आपका कोई मतलब मिसयूज कर दे आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन का एंड देन ट्रांजैक्शन वगैरह कर ले। आइडेंटिटी थेफ्ट, इसके अंदर होता है कि कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स को चुरा लिया है किसी ने और दूसरे बैंक में जाके आपके नाम से अकाउंट खोल लिया, लोन ले लिए, इस तरीके से। एंड एम्पेजलमेंट, यानी कि कोई एम्प्लॉय या फिर ट्रस्टेड पर्सन हो और उसने आपका पैसा चुरा लिया हो किसी कंपनी से, क्लाइंट से, तो उसको बोलते हैं एम्पेजलमेंट। देन बैंक फ्रॉड, देखो बहुत सारे नकली ऐसे बैंक आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमसे लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो ये बैंक फ्रॉड्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आता है और आपको ये बोलता है कि हाँ आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हम आपको बहुत सारा हाई रिटर्न देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ज्यादा पैसा देंगे, और वो आप पे पैसा लेके भाग जाते हैं। ठीक है, वो होता है इन्वेस्टमेंट फंड। देन इंश्योरेंस फ्रॉड होता है कि गलत इंश्योरेंस फाइल कर दिया आपसे पैसा लेने के लिए और वो इंश्योरेंस कभी आपके काम आएगा भी नहीं। देन आता है एक मॉर्गेज फ्रॉड, इसके अंदर क्या होता है, बैंक वगैरह को या फिर किसी को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है एक लोन वगैरह अप्रूव कराने के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, तो अगर कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज फ्रॉड। देन ऑनलाइन यानी कि साइबर फ्रॉड्स, ये तो आपको पता ही है जो आजकल चल रही हैं। अब आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो पहला आपका एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। ऑनलाइन जितने भी एप्स वगैरह होते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग करते हैं, कुछ भी हो, तो आपका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। उसके अंदर एक अपर केस, लोअर केस लेटर, नंबर्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। देखो ये अवॉइड करो कि जैसे आपका नाम, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, या मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है इन्हें कॉमन करो। इन इन सारी चीज़ों को ज़्यादातर लोग तुक्का लगा ही लेते हैं और पासवर्ड जो होता है उसको रेगुलरली चेंज करते रहो। देन इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो जहाँ पे भी ये फीचर है उसको एनेबल कर दो। इसके अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है कि सोचो आपने अपना पासवर्ड तो डाला लेकिन अब वो आपसे दूसरा एक और क्वेश्चन आ सकता है, ओटीपी मांग सकता है कि आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आया वो मुझे दो, या फिर आपने ये कोई क्वेश्चन डाला हो कि ऐसे 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 करके, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने एक आंसर फीड किया होगा अपने हिसाब से, तो वो पूछा जा सकता है। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो जहाँ पर है उसको ऑन करना चाहिए।
देन अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक। अगर सोशल मीडिया पे कोई भी आपको लिंक दिया जाता है जिसका आपको नहीं पता है तो उसे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। रेगुलरली मॉनिटर बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसको रेगुलरली चेक करता रहना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह अपनी सब कुछ देखते रहना चाहिए। एंड यूज सिक्योर नेटवर्क्स। देखो वाईफाई जो होते हैं ना, पब्लिक वाईफाई, इनके थ्रू कभी भी अपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं करनी चाहिए क्योंकि इजीली हैक हो जाते हैं। हमेशा सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन यूज करो, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखो अपने डिवाइस के अंदर एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको हमेशा इंस्टॉल करके रखो और इनको अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम। एंड बी अवेयर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स। लाइक जो फेक कॉल्स आते हैं उनको विशिंग बोलते हैं, उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए। मतलब उनके रिप्लाई वगैरह इतने मत दो, मैसेजेस उनको नहीं करो। ईमेल्स जो आपको ये बताते हैं कि बैंक से रिलेटेड है या कुछ, उनको कभी इतना एंटरटेन मत करो, छोड़ दो, देख के छोड़ दो। अपनी कार्ड डिटेल, पिन, सीवीवी, यूपीआई पिन, ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर मत करना। यहाँ तक कि अगर वो बोले कि वो आपके बैंक से है फिर भी शेयर मत करना, ठीक है। देन यूज ऑफिशियल एंड ट्रस्टेड एप्स। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो ऐप स्टोर्स होता है लाइक गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर्स, यहीं से ही जो है ना बैंक वगैरह या फिर जो पेमेंट ऐप्स होते हैं इनको डाउनलोड करना। अदरवाइज कहीं से इधर उधर से मुंह उठा के डाउनलोड नहीं कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। यहाँ पे अब आप कुछ भी ऐड कर दो 4-5 लाइन। तो देखो ये पूरा तरीका होगा कि अब आप आपको कैसे अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया, ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या होते हैं वो भी बता दिया। एंड कंक्लूजन में आपको 4-5 लाइन अपने अकॉर्डिंग लिख देनी है। एक मैंने यहाँ पे एडिशनल टॉपिक ऐड किया, पोंजी स्कीम। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आपके एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो ये पोंजी स्कीम क्या होती है मैंने वो भी आपको बता दिया। इसके अंदर जो इस बिजनेस को चला रहा है, ठीक है ना, वो आपसे ये फेक प्रॉमिस करता है कि आप हमारे यहाँ पे पैसा इकट्ठा करो, हम आपको इतने दिन में डबल करके देंगे, हाई रिटर्न्स देंगे, ऐसे देंगे। बट इसमें होता क्या है, इसमें नए नए इन्वेस्टर्स को ऐड किया जाता है और उनके पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स के जो भी उनको इंटरेस्ट वगैरह देना होता है उन डबल करके वो देते रहते हैं। अपनी पूरी एक सक्सेस स्टोरी बना लेते हैं कि हमारे पास हमने इतना दिया था, ऐसे देता है। इस तरीके से नए नए इन्वेस्टर्स को ऐड करते रहते हैं। लेकिन इसके ना कोलैप्स होने के, ढहने के जो मतलब चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। यार ये इस हद तक कैसे कोई अपने बिजनेस को चला सकता है और कितने टाइम तक चला सकता है ऐसे फ्रॉड करके। तो ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि लंबे टाइम तक चले, नहीं तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड में कोलैप्स हो जाता है ये जो स्कीम होता है। और ये जो स्कीम था इसको पोंजी स्कीम नाम क्यों दिया, इसको चार्ल्स पोंजी के नाम पर ये वाला स्कीम का नाम दिया है। क्योंकि जो चार्ल्स पोंजी थे इन्होंने 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको हाई रिटर्न्स देंगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे, मतलब इस तरीके से। और देन उन्होंने पूरा फ्रॉड किया था बहुत सारे लोगों के साथ, तभी से इस स्कीम का नाम पोंजी स्कीम रख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसके अंदर फॉल्स प्रोमिस की जाते हैं और कोई लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर कोई आपको रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिखेगी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, नहीं, ये फेक प्रोमिस पे बेस्ड होता है। इसके अंदर कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट होती रहती है। देखो पूरी तरीके से नए नए इन्वेस्टर्स में लेते रहते हैं। इसका जो कोलैप्स होता है वो इनएविटेबल होता है, यानी कि कभी ना कभी होना है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। ये पक्का ऐसा है कि ये स्कीम एक दिन आके सब लोगों को पता चल जाएगी, खुल जाएगी, दह जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा डिसेप्शन एंड सीक्रेसी इसके अंदर होती है। फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई जाती है दूसरे इन्वेस्टर्स को लेने के लिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर झूठ फरेब का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये पोंजी स्कीम कैसे वर्क करती है ये आपको देखना है। देखो इजी है, पहले इन्होंने अपना फर्स्ट ग्रुप इन्वेस्टर्स ले लिया, इनको बोला कि हम आपको हाई रिटर्न्स देंगे, ठीक है ना। देन उन्होंने दूसरा एक ग्रुप लिया, नए नए इन्वेस्टर्स को ऐड किया और इनका जो पैसा था उसको पहले वाले इन्वेस्टर्स का जितना भी इंटरेस्ट वगैरह था उसको देने के लिए यूज कर लिया। फिर ये अपनी सक्सेस स्टोरी सबको सुनाते हैं। देन ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, नए नए इन्वेस्टर्स इनके अंदर ऐड होते रहते हैं और ये अपने पुराने इन्वेस्टर्स के पैसे देते रहते हैं। जब इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि अब कोई नया इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा है तो ये स्कीम जो होती है ये कोलैप्स हो जाती है, ठीक है ना। और जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब इसका एक मेजर एग्जाम्पल है ये, और इसके क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर किसी को बिना, देखो सरकार को या फिर किसी को भी पता चला कि ऐसी कोई सीरियस फाइनेंशियल क्राइम चल रहा है, चीटिंग की जा रही है लोगों के साथ, ये स्कीम चलाई जा रही है, तो आपके ऊपर हैवी फाइन्स लगाया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है और जितना भी पैसा आपने जमा किया वो सबको जब्त किया जा सकता है। अब इससे बचे कैसे,
ठीक है ना। तो आपको ये देखना है जो भी कंपनी आपको बोल रही है क्या वो उसका रजिस्ट्रेशन है, वो कंपनी वेरीफाइड है क्या। देखो बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। देन पूरे बिजनेस को अंडरस्टैंड करो कि भाई अब ये है क्या। देखो अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि कुछ ज्यादा ही फायदे हैं उसके, तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि कोई चीज इतनी अच्छी हो सकती है कि उसका कोई ड्रॉबैक ही ना हो, उसका कोई मतलब कमियां ही ना हो उसके अंदर। तो अगर कोई चीज इतनी अच्छी मिल रही है तो उसको हमेशा अवॉइड करो। देन लीगल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। एंड कंप्लेंट्स देखो देखो ऑनलाइन सर्च करो कि क्या इसके बारे में कभी कोई ऐसी कंप्लेन हुई है या कुछ भी। एंड बी वरी ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि अगर फ्रेंड्स और फैमिली उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेफ हो। ठीक है। अब रेगुलेटरी बॉडीज टू नो इन इंडिया, अब वो ऐसी कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज है जो इनको मतलब देखती है ऐसी सब चीजों को, तो सेबी, आरबीआई, एमसीए एंड ईओडब्ल्यू। ठीक है। तो ये सब इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देखते हैं। देन अब यहाँ पे आ जाता है हमारा कंक्लूजन कि पोंजी स्कीम्स क्या है, उसका क्या क्या कंक्लूजन है। तो 4-5 लाइन्स अपनी मर्जी से ऐड कर लेनी है। तो ये हमारा आंसर फिनिश। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, ए एंड बी। तो ए था हमारा ऑनलाइन फ्रॉड वाला, उसके अंदर पोंजी स्कीम मैंने एडिशनल ऐड किया था। अब दूसरा जो पार्ट है बी, इसके अंदर हमें म्यूचुअल फंड बताना है। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसकी क्या क्या रोल्स हैं ये सब। तो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। तो देखो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कुछ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज के अंदर, लाइक स्टॉक्स मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए किसी कंपनी के या फिर किसी भी चीज़ के, है ना, मनी मार्केट सिक्योरिटीज हो गई, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। और इनको जो मैनेज किया जाता है वो क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स के थ्रू इनको मैनेज किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, कि जो भी अब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा दिया है, अब वो फंड मैनेजर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब इनके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए कि जो इनका पैसा है वो डबल हो जाए या फिर इन्हें प्रॉफिट हो। ठीक है। देखो हर इन्वेस्टर की जो एक होती है यूनिट होती है, मतलब हर यूनिट इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना। और हर यूनिट की जो वैल्यू होती है उसको नेट एसेट वैल्यू NAV बोला जाता है, जो कि डेली फ्लक्चुएट करती है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। लाइक आपने किसी, देखो टाटा स्टील की आपने 2 यूनिट्स खरीदी है, तो अब आप ये देखोगे कि जो एक यूनिट है वो हर रोज कभी वो ऊपर चली जाती है कभी नीचे आ जाती है, यानी कि कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। तो वही बताया कि वो फ्लक्चुएट करती है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखो म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के बेस्ड पे, तो ये होते हैं ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज्ड एंडेड फंड्स एंड इंटरवल फंड्स। अभी क्या होते हैं वो आपको देखना है। ठीक है ना। देन इसके अलावा बेस्ड ऑन एसेट क्लास, अगर एसेट क्लास के बेस्ड पर देखा जाए तो इनमें इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स, इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, सेक्टर थीमेटिक फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स एंड कमोडिटी फंड्स। तो ये टाइप्स हो गए अगर हम एसेट के बेस्ड पर इनको डिवाइड करें। देन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो इसमें रहते हैं ग्रोथ फंड्स, इनकम फंड्स, लिक्विड फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स, कैपिटल प्रोडक्शन फंड्स। ठीक है ना। तो ये कुछ टाइप्स हो गए। देखो म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे टाइप्स है, मैंने आपको बताया किस किस बेस्ड पे क्या क्या डिवाइड किया हुआ है, अब इन्हें पढ़ना आपका काम है। ठीक है। अब ये देखते हैं रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि अब कोई बंदा भाई अपने पूरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लेके चल रहा है कि मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तब उसमें क्या रोल प्ले करता है ये। ठीक है। तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो आपको वाइड रेंज दे देता है कि आपका जहां मन करे किसी भी कंपनी में मतलब किसी भी सेक्टर में आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, और आप एक साथ बहुत सारी जगह पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे जो रिस्क का जो खतरा है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। कि देखो सोचो एक सिक्योरिटी है जो इसका अच्छा पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन वही दूसरे वाले का बेटर परफॉर्मेंस है, उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जा रहा है। तो इससे जो आपकी स्टेबिलिटी है ना वो बनी रहती है। दूसरा प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। देखो आपने तो पैसा लगा दिया, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना इन्हें एक्सपीरियंस्ड और स्किल फंड मैनेजर्स के थ्रू पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है, जो पूरा रिसर्च और एनालिसिस करते हैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये इन्वेस्टर के ऊपर से तो ये बर्डन हट गया कि भाई उसे अपने पैसा लगाने का है, उसने इस कंपनी में लगा दिया, एक यूनिट खरीद ली, अब वो मैनेजर जाने कि भाई उसे कहाँ पैसा लगाना है कि बंदे को प्रॉफिट हो नुकसान ना हो।
ठीक है। तीसरा अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबिलिटी। देखो इसके अंदर आप छोटा अमाउंट जो होता है लाइक 500 रुपए से भी आप अपना मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको 10 लाख 20 लाख ही चाहिए ना, आप छोटे से छोटा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसकी वजह से ये इसको अफोर्डेबल बनाता है और सूटेबल बना देता है छोटे और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक छोटे छोटे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी ये इजी हो जाता है। एंड देन आ जाता है लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो है आपको लिक्विडिटी ऑफर करते हैं। इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स जो है इजीली आप खरीद सकते हैं, आप अपने यूनिट्स को या फिर उनको रिडीम कर सकते हैं, यानी कि वापस से बेच सकते हैं किसी भी बिजनेस डे पर। तो ये तो हो गया लिक्विडिटी। इस तरीके से पूरी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको जो आपकी म्यूचुअल फंड्स है उनको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर के हाथ में होती है। देन इसके बाद टैक्स बेनिफिट्स। देखो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं लाइक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो ये आपको टैक्स डिडक्शन ऑफर करता है कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। ओके। देन गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। देखो कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को ये अलाउ करते हैं आप स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो उनके पास उनसे रिलेटेड कुछ फंड्स होते हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, वेल्थ मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आप उन हिसाब से उसके अंदर पैसा जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। देन ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड। देखो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये रेगुलेट किए जाते हैं बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो इन्वेस्टर्स का जो मतलब उनके जितने भी राइट्स वगैरह है, उनका पूरा प्रोटेक्शन मिले उन्हें, और जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है स्कीम से रिलेटेड, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये सब इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होता है। वो कभी भी इन चीजों को चेक कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस म्यूचुअल फंड के। पहला वही डाइवर्सिफिकेशन है, दूसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टैक्स बेनिफिट्स, ये होगा इसके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो नो कंट्रोल ओवर पोर्टफोलियो, यानी कि आप जो भी पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको सामने वाला मैनेजर जो होता है वो कंट्रोल करता है। देन कॉस्ट एंड फीस। देखो आपको इसकी पूरी मैनेजमेंट फीस और ये सब देना होता है। देन मार्केट रिस्क। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे मार्केट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रिटर्न्स जो भी आपको मिलते हैं वो आर सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, यानी कि अब मार्केट किस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब को आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि जितना पैसा आपने लगाया है कि आपको उतना पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। हो सकता है आप लॉस में चले गए तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। ठीक है। देन डाइल्यूशन ऑफ रिटर्न्स। देखो जो ये ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिला है ना, कई बार ये जो भी आपके हाई रिटर्न्स होते हैं इनको एक लिमिट तक रोक देता है, कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ज्यादा ही मिलेगा, एक लिमिट क्रिएट हो जाती है। देन लॉक इन पीरियड। देखो कुछ फंड्स होते हैं लाइक ELSS, इनके लिए मैंडेटरी होता है कि आप इनके अंदर कम से कम 3 साल के लिए आपको इन्हें चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा सा नुकसान हो गया इसका। देन यहाँ पे आ जाते हैं कंक्लूजन। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको जो भी 4-5 चीजें समझ आई उसको आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी मैंने एक एडिशनल टॉपिक ऐड किया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखो कोई पर्सनल लेवल पर अपने फाइनेंशियल गोल्स बना लेता है कि मुझे ये लेना है आगे चलकर, या ये इस तरीके से मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसे खर्च करना है, ऐसे सेविंग्स करनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने ऐसे ही करके मतलब पूरे गोल्स बना लेते हैं कि इतना पैसा खर्च करना है, सेविंग वगैरह ऐसा करना है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है ना, और फाइनेंशियल प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ये हेल्प करता है आपको इनकम मैनेज करने में, खर्चे मैनेज करने में, अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क जो भी होते हैं उन सबको मैनेज करने में आपको मदद करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की पूरी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है, उसको देख लेना। देन अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला वेल्थ क्रिएशन, यानी कि पैसा जमा करना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि अगर कभी ऐसा ना हो कि भविष्य में कोई ज़्यादा बीमार हो गया, पैसे चाहिए, एक्सीडेंट हो गया या फिर नौकरी चली गई, तो आपके पास थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए ना। देन गोल अचीवमेंट, लाइक कोई चाहता है कि हमारे बच्चे की एजुकेशन अच्छी से हो उसके लिए, या फिर घर खरीदना है, तो ऐसे मैटर्स में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करते हो, ये आइडेंटिफाई करो कि हमें जो हमारे गोल्स है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है।
लाइक रिटायरमेंट से रिलेटेड है, घर खरीदना है, बच्चे की एजुकेशन है, क्या है, किसके लिए हम ये प्लानिंग करना चाह रहे हैं। देन अपने फाइनेंसेस को एक्सेस करो कि हमारी इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं हमारे ऊपर, डेब्ट कर्जा कितना है, हमारे पास कितना पैसा है, अभी अपनी करंट पोजीशन को पहचानो। देन पूरा एक प्लान बनाओ, ठीक है ना, कि हमें कितना खर्चा करना है, महीने में कितनी सेविंग करनी है, कितना इन्वेस्ट करना है, और कर्जा वगैरह जो सब देना है कैसे करना है। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो। लाइक SIP स्टार्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस खरीद सकते हो, खर्चे कम कर सकते हो। देन रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, तो देखो टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहो कि जो प्लान है वो काम करना है ना, कि हमारे जो गोल्स है इससे अचीव हो सकते हैं ना, और अगर जरूरत पड़े तो इनमें चेंज कर सकते हो। अब आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है ये आप लोगों को खुद से देखनी है। तो अब ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है ये आप लोगों को खुद से देखनी है, ठीक है ना। देखो ये एडिशनल टॉपिक एग्जाम में अगर आता है तो मुझे ये है कि आप लोगों के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया या कुछ भी। मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये टॉपिक, इस वजह से मैंने एडिशनली आप लोगों के लिए ऐड कर दिया। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, एंड में कंक्लूजन में आप 2-4 लाइन जो भी आपको समझ आए वो डाल दो। देखो कंक्लूजन ऐड करना जरूरी होता है, इससे आपका जो आंसर होता है ना वो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, टीचर को लगता है मतलब पूरा एक आपने फॉर्मेट यूज किया लिखने के लिए, तो वो मार्क्स गेनिंग टेक्निक्स होती हैं ये कुछ, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो देखो ये एक न्यूमेरिकल है। देखो मैंने ना एक बात नोटिस की थी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के कि जो न्यूमेरिकल है ना वो सेम टाइप का ही रिपीट हुआ है, वैल्यूज चेंज कर दिया है, रमेश सुरेश लक्ष्मी एक तरीके से नाम चेंज कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है वो सेम टाइप का है, मतलब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो एकदम सेम है। तो अब इसे समझते हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू। तो देखो इसमें सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया है कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या थी, यानी कि किस तरीके से पहले टैक्स लगाया जाता था कि अगर किसी की 0 से लेकर इतनी इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर वो 60 से नीचे है, सीनियर सिटीजन है तब भी नहीं लगेगा, सुपर सीनियर सिटीजन है तब भी नहीं लगेगा, और अगर उसकी इनकम इतना है तो इन लोगों पे 5%, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम इतना है तो ये वाला टैक्स लगेगा, एंड देन ये जो सेम तरीके से मतलब इनकम के अकॉर्डिंग ऐसे टैक्स लगेंगे। और उसके अलावा ये रिबेट अंडर सेक्शन इतना ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर टोटल इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा है तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और हेल्थ और एजुकेशन सेस जो है HEC वो 4% होगा टोटल टैक्स के ऊपर। अब इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम आ जाता है, तो इसमें भी इनकम बताया हुआ, मतलब किस इनकम के हिसाब से क्या टैक्स रेट लगेगा। अब इसको ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया कि जनरल 60 से नीचे, ऊपर 80 से ज्यादा, ऐसा कुछ भी मतलब इसने नहीं किया है। नॉर्मल रेट्स बता दिए अपना, यानी कि अब यहाँ पे सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी एग्जाम्पशन, कोई भी छूट वगैरह नहीं दी है। और इसके अलावा जो HEC है वो वही 4% एप्लीकेबल है। अब देखो हम टैक्स कंप्यूट करते जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, इसमें पूछा है कि रमेश जो है 50 साल का है, जनरल कैटेगरी का है, तो और उसकी इनकम जो है इतना है, मतलब उसने जो टैक्सेबल इनकम है वो उसका इतना है, 20 लाख उसका टैक्सेबल इनकम है, तो अब उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से पूछे तो 0 से लेके ये जो 2.5 लाख तक है इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख से लेके जो उसने 5 लाख तक की इनकम है उस पर उसके 5% इनकम लगेगा, तो इसका जो 5% हुआ वो इतना हुआ। देन आप 5 लाख से 10 लाख वाली जो इनकम है इस पे 20% लगाओगे, 10 लाख से 20 लाख पे 30% इनकम लगाओगे, तो टोटल टैक्स कितना हुआ इसको टोटल कर लो। तो ये हो गया 4,12,500 रुपए का उसे टैक्स देना होगा अपने 20 लाख की इनकम के ऊपर। अब इसके ऊपर 4% और ऐड करो, ठीक है ना। तो अब ये जो टोटल टैक्स था इसका 4% और ऐड करके इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो इसकी टोटल लायबिलिटी इतनी हो गई है, ठीक है, कि इसको इतना टोटल टैक्स देना है। देन अब आगे इसको हम न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग समझे तो अलग अलग डिवाइड करो कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10, ऐसे करके पूरा 20 लाख तक जब आओगे तो इसको टोटल इतना टैक्स देना होगा। तो टोटल टैक्स इसका इतना हो जाएगा 3,37,500। तो अब इस पर टोटल 4% और ऐड करोगे आप, देन टोटल लायबिलिटी, टोटल जो इसको टैक्स देना वो इतना होगा। देखो ओल्ड टैक्स के हिसाब से इसी बंदे को इतना टैक्स देना था 4,29,000, बट अगर हम न्यू टैक्स पे जाते हैं तो इसको 3,51,000 दे रहा है, थोड़ा फायदा तो हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सुरेश का कैलकुलेट कर लेना है जो कि एक सीनियर सिटीजन है।
ठीक है। तो इस पर एक बेसिक एग्जाम्पशन है कि 3 लाख तक सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स नहीं देना होता। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके आगे जो टैक्स लग रहा है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी जो टोटल लायबिलिटी बैठी है वो बैठी है 3,51,000। अब इसी तरीके से लक्ष्मी का कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि एक सुपर सीनियर सिटीजन है। तो इसकी एग्जाम्पशन है 5 लाख तक इसको कोई टैक्स नहीं देना, उससे आगे टैक्स देना है। तो इसको टोटल टैक्स ओल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4,16,000 देना है, लेकिन न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको इतना देना 3,51,000। ठीक है ना, सेम एज रमेश। क्योंकि देखो जो नया टैक्स है वो सीनियर सुपर सीनियर इनको इसको कोई अलग अलग ट्रीट नहीं करता, उसके लिए सब बराबर हो। तो ये पूरा एक समरी टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे पूरा एक कंक्लूजन है। तो आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है मैंने क्वेश्चन के अंदर दिखाया, थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश की है मैंने आपको। ये ओल्ड टैक्स किस तरीके से लगता है और न्यू टैक्स रिजीम क्या, पूरा वो समझा दिया। अगर आपको वो याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल टैक्स से रिलेटेड सॉल्व कर लोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसके अंदर हमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप लोगों ने SIP के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, तो उसको समझना है और उसके बेनिफिट्स क्या है ये सब जानना है। तो व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये है क्या? देखो ये एक मेथड है जिसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट है जो इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, ठीक है ना, मतलब रेगुलरली करते हैं। अब वो महीने भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं कि 3 महीने के अंदर हमें 10,000 इसके अंदर डालने हैं, या हर महीने हमें इसके अंदर 1,000 रुपए डालने हैं। तो इस तरीके से हम एक जगह पे जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हो जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टमेटिक मेथड है, ठीक है ना। अब ये किसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो होती है हम नॉर्मली इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब वो आप मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्वार्टरली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो एक साथ बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि जो SIP है वो आपको अलाउ करती है कि आप थोड़ा थोड़ा स्मॉलर स्मॉलर इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी इन्वेस्ट कर सकते हो लंबे टाइम के लिए, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला, ये एक डिसिप्लिन और रेगुलर सेविंग है। देखो इससे आपको एक SIP जो है ये इस हैबिट को प्रमोट करता है कि आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहो, ठीक है ना। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करता है ये, और इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। आप लंबे टाइम के लिए पैसा मतलब वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। जो आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो लंबे टाइम पे जाके आपको बहुत बड़ा फायदा दिलाती हैं। उसके अलावा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसके अंदर होती है। देखो SIP इन्वेस्टमेंट्स जो होती है ना वो अलग अलग मार्केट लेवल्स पर होती है, और जो भी आप कॉस्ट पर यूनिट एवरेजेस जो होती है वो लंबे टाइम के लिए निकाला जाता है कि आपने कितना पैसा लगाया, उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको एवरेज निकाला जाता है उसका। तो इसमें जो है ना मतलब रिस्क जो है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। देन पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो SIP जो होता है वो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि वो कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको एंजॉय कर सके, कि जो भी आपको इसके ऊपर रिटर्न मिला है, आपने जो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिला है, आप उसको वापस री इन्वेस्ट करके आगे और भी ज्यादा फायदा कमा सकते हो, ठीक है। देन आ जाता है अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने वही बताया, इसको आप मिनिमम 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 1,000 2,000 20 लाख के डालने हैं। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं लाइक स्टूडेंट्स हो गए, सैलरीड एम्प्लॉयज और छोटे इन्वेस्टर्स, उनके लिए फायदेमंद है। देन गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, देखो ज्यादातर लोग जो होते हैं ना स्पेसिफिक गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लाइक इन रिटायरमेंट प्लानिंग, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, या फिर फॉरेन में ट्रेवल करने के लिए। तो इस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं। देन कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर जो पैसा होता है ना उसको डायरेक्टली आप अपने अकाउंट से भी ले सकते हो। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, आप सोच रहे हो कि मुझे अब इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आपका जो अकाउंट में पैसे हैं वो डायरेक्ट आ जाएंगे। देन इसके बाद अगर आप सोचते हो कि मतलब अरे यार इतना कौन, मतलब हर महीने किसको याद रहेगा कि पैसे इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो ऑटोमेटिकली SIP इतना कन्वीनियंटली कर दिया है कि वो अपनी जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट काट लेता है, ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, आपका हेडेक नहीं बचता। और जो SIP होती है आप उसको कभी भी रोक सकते हो, बढ़ा सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, अब इन्वेस्टमेंट करते क्यों है भाई लोग SIP में। तो पहला वेल्थ क्रिएशन, पैसा जमा करने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। दूसरा अर्निंग रेगुलर इनकम, देखो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स और कुछ डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड कराते हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लाइक ब्याज मिल रहा है, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, या फिर रेंट के तौर पर आपको रेगुलर इनकम कराते हैं। उसके अलावा सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, देखो जो SIP होते हैं इसमें जो आप इनिशियल कैपिटल अपना शुरुआती पैसा डालते हो ना
वो सेफ रहता है, मतलब रिस्क फ्री होता है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या फिर कुछ ऐसे फिक्स डिपॉजिट्स वाले बॉन्ड्स अगर उनके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका पैसा सेफ है, बस यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो वाली बात अलग है। देन कैपिटल अप्रिशिएशन, देखो अगर आप इक्विटी शेयर्स या फिर रियल एस्टेट जैसे इन जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है ना लंबे टाइम पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलता है। देन लिक्विडिटी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इतना मौका भी दे देता है कि आप उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, जो आपका फायदा हुआ है उसको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं अपने अकाउंट में डाल के, ठीक है ना। देन टैक्स बेनिफिट्स, देखो कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं लाइक पीपीएफ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप टैक्स डिडक्शन के लिए अवेल हो जाते हो, यानी कि आपके ऊपर अब वो जो टैक्स लगेगा ना वो नहीं होगा, ठीक है ना, तो आपको टैक्स कम पे करना होगा। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस है तो वो आप लोगों को खुद देख लेने हैं, जैसे कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो कि मैं बता चुकी हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड रिड्यूस्ड इमोशनल इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हो गए, एडवांटेजेस। एंड यही अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो नो कंट्रोल ओवर मार्केट टाइमिंग एंड देन लोअर रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म, कि मतलब देखो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको अप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या होता है आपको बहुत कम रिटर्न्स मिलते हैं, इसको ना एसआईपी इसको ज्यादातर लॉन्ग टर्म्स के लिए करना चाहिए। देन पेनल्टी फॉर मिस्ड पेमेंट्स, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो उसके लिए आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, देखो इसमें क्या होता है एक फिक्स्ड और स्मॉल आप इन्वेस्टमेंट करते हो, छोटी इन्वेस्टमेंट, अगर टाइम टू टाइम उसको थोड़ा भी आप चेंज नहीं करोगे, उतनी की उतनी करते रहोगे, तो देखो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो फाइनेंशियल गोल्स आपके वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपका जो टारगेट होगा आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको कम पड़ जाए आगे जाके। देन रिटर्न्स आर मार्केट लिंक्ड, देखो एसआईपी रिटर्न्स जो है ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। देन इनफ्लेक्सिबिलिटी इन इमरजेंसी, देखो जैसे कि एक कमिटमेंट है कि आप इसके अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप इसको रोक देते हो फिर विड्रॉ करते हो अपने फंड्स को प्रीमेच्योरली टाइम से पहले ही, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है और आपके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटीज है ना, वो भी मतलब आपके ऊपर आकर गिर सकती हैं अगर आप शॉर्ट पीरियड के अंदर ही अपना पैसा वापस ले लेते हो, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाता है हमारा कंक्लूजन एसआईपी से रिलेटेड, तो 4-5 लाइनें आपको अपने अकॉर्डिंग लिख देनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखो ये वापस से उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको वही टैक्स लाइबिलिटी बतानी है ए बी एंड सी की, देखो वहाँ पे नाम दिए हुए थे, यहाँ पे ए बी सी दे दिया है, कैटेगरीज भी वही है, सुपर सीनियर, सीनियर या फिर नॉन सीनियर रेजिडेंट अलग तरीके से, ठीक है। और इस बार इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो अलग अलग है, पिछली बार तीनों की 20 लाख थी, इस बार इसकी 7 लाख है, इसके 18 लाख है और इसकी 36 लाख है, ठीक है। बस तरीका सेम है, क्वेश्चन चेंज हुआ है, तो पर्सन वाइज टैक्स कंपटीशन करेंगे, तो जो ए है वो सुपर सीनियर सिटीजन है और टैक्स के हिसाब से, एंड देन न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग इनकी लाइबिलिटी बताएंगे। देन मिस्टर बी सीनियर सिटीजन था तो इसकी भी टैक्स लाइबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, एंड मिस्टर सी जो था ये नॉन सीनियर यानी कि 60 से नीचे है, तो इसकी हम टैक्स बता देंगे कि इसको कितना टैक्स पे करना होगा। ये पूरा हमारा समरी टेबल है, एंड देन आ गया हमारा कंक्लूजन। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यूज चेंज करी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसके अंदर हमें न्यू टैक्स रिजीम क्या है इसको बताना है और लिस्ट ऑफ डिडक्शन और एग्जेम्पशंस बताने हैं जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं, उसके अंदर अलाउड नहीं है। तो व्हाट इज न्यू टैक्स रिजीम, देखो न्यू टैक्स रिजीम जो है वो अंडर सेक्शन 115 बीएसी के आता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर ये आता है और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 2020 के बजट में टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले बहुत ऐसा था कैटेगरीज डिवाइड किया हुआ था, इसको ये एग्जाम्पशन दिया, इसको यहाँ छूट दी है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए टैक्स को 2020 में ये नया पूरा एक टैक्स का फॉर्मेट दिया था और इसके अंदर लोअर स्लैब रेट्स हैं, यानी कि जो टैक्स लगता है वो कम लगता है। देखो मैंने बताया था ओल्ड के हिसाब से, आपने देखा ना जहाँ एक बंदे को 4 लाख का टैक्स देना पड़ रहा है, न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग उसको 3 लाख का टैक्स देना पड़ रहा है, 1 लाख का उसको फायदा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको ऑप्शनल बताया गया है, मतलब कि टैक्स पे चूज कर सकता है कि उसके ओल्ड रिजीम से टैक्स भरना है कि न्यू रिजीम से, अब वो टैक्स पेयर की मर्जी है, टैक्स भरने वाले की मर्जी है। तब टैक्स रेट्स अंडर न्यू रिजीम मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ठीक है।
तो ये आपको देख लेनी है, अपने आप याद कर लेंगे, दिमाग में फिक्स कर लेनी है। अब हम वो देखते हैं कि इसके अंदर अंदर कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं या एक्सेम्पशंस हैं जो अलाउ नहीं करते हैं ये। तो देखो एक बार क्लियर हम समझते हैं कि ये जो हमारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस होते हैं क्या होते हैं। देखो एग्जेम्पशन क्या हुआ, ये वो इनकम है जो टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, तो इसका पर्पस क्या है कि कुछ इनकम्स जो होती है वो पूरी तरीके से या फिर पार्शियली टैक्स फ्री होती है। अब एग्जांपल हो गया लाइक एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, एलटीए एग्रीकल्चरल इनकम, तो ये ऐसी इनकम होती है जिनके ऊपर टैक्स इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है टैक्स वाली इनकम के अंदर। देन डिडक्शंस होती है वो अमाउंट जिसको टोटल इनकम में से निकाल दिया जाए। लाइक सोचो टोटल इनकम है 20,000, तो इसमें से 5,000 रुपए की वो अमाउंट है जिसको डिडक्ट कर दिया गया है। अब जो टैक्स वाली इनकम बची वो सिर्फ 15,000 बची, ठीक है। तो अमाउंट रिड्यूस्ड फ्रॉम टोटल इनकम टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, तो इसको बोलते हैं डिडक्शन। अब इसका पर्पस क्या है, तो सबसे पहले सेविंग्स को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना और एक्सपेंसेस खर्चों को। इसके एग्जांपल है 80C इन्वेस्टमेंट्स, 80B हेल्थ इंश्योरेंस और 80E एजुकेशन लोन। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर कोई आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है 20,000 का और आपकी इनकम है 1 लाख की, तो अब आपकी इनकम में से इस 20,000 को हटा देंगे। अब 80,000 जो आपकी इनकम बची है, अब सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, उस 20,000 के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल डिडक्शन का, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर डिडक्शंस में आती तो आती स्टैंडर्ड डिडक्शंस। तो नॉर्मल जितने भी डिडक्शन होते हैं, अगर किसी की सैलरी इनकम 50,000 है तो उसके ऊपर वो डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। देन उसके अलावा चैप्टर 6A के अंदर कुछ बताए हुए सेक्शन 80C लाइक इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, ईएलसीसी, तो इनमें डिडक्शंस नहीं लगते हैं। मेडिक्लेम प्रीमियम, सेविंग अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, डोनेशंस टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड डिडक्शंस फॉर हैंडीकैप्ड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इन वाली सब चीज़ों पर डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसका एक एक्सेप्शन है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देता है ना एनपीएस में अंडर सेक्शन इतना, तो इसको अलाउ किया हुआ है। एनपीएस आपको पता होगा ना, न्यू पेंशन स्कीम जो है, तो इसको अलाउ किया हुआ है डिडक्शन के लिए कि अगर आपकी सैलरी 20 लाख है और आपको एनपीएस में 13,000 रुपए फिल करने हैं, तो सोचो 20, तो उस 20 लाख में से 13,000 को हटा दो, अब जो सैलरी बची है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आया इसके अंदर कि जैसे कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, अगर वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अभी इसको अलाउ नहीं किया गया है। और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेटअप उसको भी अलाउ नहीं किया गया है। अलाउंसेस एंड एग्जाम्पशंस की बात की जाए तो लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, इन सबको अलाउ नहीं किया गया है। देन प्रोफेशनल टैक्स को भी अलाउ नहीं किया गया है। एंड एक्सेप्शंस की बात है इसके अंदर, अब कुछ एक्सेप्शंस है लाइक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को अलाउ किया है, ईपीएफ एम्प्लॉय शेयर को अलाउ किया है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेट्युटी या फिर लीव इनकैशमेंट इसको अलाउ किया गया है। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए उनको अलाउ किया गया। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। देखो अब अगर एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक अलग से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, ठीक है। तो मैंने वही बताया एग्जाम्पशन क्या है कि टोटल इनकम को कम कर दिया जाए, उसमें से कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इनकम को अलग हटा दिया जाए और जो अब बची कुछ टोटल इनकम बची है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो इसके अंदर आता है हाउस रेंट अलाउंस। देखो अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है और उसको एचआरए मिल रहा है तो वो एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकता है अगर वो रेंटेड मतलब किसी रेंट पे रह रहा हो। अब उसका रेंट जो है वो साल का 1 लाख होना चाहिए, तभी वो इसको क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर लीव ट्रेवल अलाउंस जो है, देखो इंडिया के अंदर जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह होते हैं तो उनको टैक्स फ्री ट्रेवल रीइंबर्समेंट किया जाता है अगर वो इंडिया के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं। अब वो सिर्फ अकेले उस एम्प्लॉय के लिए भी किया जा सकता है, फैमिली के लिए भी, कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं और उन्होंने ट्रेवल का टिकट्स वगैरह लगा दिया है। तो ऐसा कब किया जाता है, 4 साल में 2 बार ऐसा किया जाता है कि अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में इंडिया के अंदर ही घूमने गए थे, फॉरेन कंट्री को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ही आपने कहीं फ्लाइट्स वगैरह की टिकट ली थी, पूरी फैमिली गई थी, तो अब वो सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो आगे जाके अपनी कंपनी में या फिर अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में टिकट्स वगैरह दे सकता है, तो फिर उसके पैसे जो है उसको वापस मिल जाएंगे और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। देन इसके अलावा आता है एक एग्रीकल्चरल इनकम। तो देखो इसको टैक्स से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता। देन ग्रेट्युटी सेक्शन,
देखो ये रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉइज़ को मिलता है, तो इसकी काफ़ी हद तक इसको बाहर रखा गया है। अब वो एक लिमिट तक इसको बाहर रखा गया है कि इतने लिमिट पे कोई टैक्स नहीं है, आगे लगेगा। तब वो जो लिमिट है वो ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयी हो, ठीक है? तो वो उस चीज़ के ऊपर आपकी लिमिट जो होती है वो चेंज होती रहती है। देन मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो जब उसकी मैच्योर हो जाती है वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस, तो उसकी जो अमाउंट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। देन प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट, देखो अगर आप ईपीएफ या फिर पीपीएफ के ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है आपको। देन उसके अलावा कुछ अदर एग्जेम्पशन है लाइक वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, पेंशन कॉम्पिटिशन, स्कॉलरशिप इनकम, गिफ्ट्स। तो इनके ऊपर कुछ डिटेल्स है कि कहाँ तक आपको छूट मिली है और कहाँ तक आपको टैक्स देना है और कहाँ तक नहीं देना है। देन डिडक्शंस पे आ जाते हैं, तो ये क्या होती है वो मैं बता चुकी हूँ। और डिडक्शंस के अंदर कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं लाइक एटीसी, तो ये इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं कि अगर आपने ये सब किया हुआ है तो इन सबको आपकी सैलरी से कट करके बाकी जो बची कुची सैलरी है सिर्फ उसी के ऊपर आपको टैक्स देना है। देन सेक्शन 80 ट्रिपल सी, ये एनपीएस कंट्रीब्यूशन वगैरह आ जाता है, लाइक आपने एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है या फिर कोई पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें भी आपको पेंशन वाली इनकम के ऊपर आपको कोई पैसा नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। देन मेडिकल इंश्योरेंस आ जाता है, अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी है तब भी आपको एक लिमिट दी हुई है कि उतनी लिमिट तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। देन एजुकेशन, अगर आपने लोन लिया है तब भी नहीं देना है, लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ 8 साल तक अलाउड है कि आपने जो टैक्स लिया लोन लिया है, अगर इस पे सिर्फ 8 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद इस पे टैक्स लगने लग जाएगा। देन होम लोन इंटरेस्ट है कि अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है खुद के लिए, मतलब खुद के घर के लिए लिया हुआ है और उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 2 लाख पर ईयर, तो इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन डोनेशंस, अगर आप कुछ रजिस्टर्ड चैरिटीज वगैरह में देते हैं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। देन डिसेबिलिटी जो होता है कि लाइक कोई इंडिविजुअल है वो डिसेबिलिटीज है उसको, तो उसका एक डिडक्शन रेंज है लाइक 75,000 टू 1,25,000, वो उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। देन उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं कि अगर वो इस बीच के अंदर कमाता है तो कोई टैक्स नहीं देना। देन डिपेंडेंट डिसेबल्ड, यानी कि कोई डिसेबल्ड है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उनका भी एक डिडक्शन किस तरीके से होगा ये भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे उसका एक कंक्लूजन दिया हुआ है एंड में मैंने न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, तो इसको आप देख लेना। देखो ये एक एडिशनल टॉपिक ही था बट मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा करके समझा दिया कि मतलब अगर कभी आता है तो आप देख लेना। देन इसके अलावा मैंने एक और एडिशनल टॉपिक इसके अंदर ऐड किया है, ई फाइलिंग, ठीक है? तो अब ये होता क्या है, देखो अब इनकम टैक्स रिटर्न आपको आईटीआर फाइल करना है, तो उस प्रोसेस को ई फाइलिंग बोलते हैं, ठीक है ना? अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो इसलिए इसको ई फाइल बोल दिया। अब इसमें कोई फिजिकल फॉर्म, पेपर वर्क या फिर टैक्स ऑफिस जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये करना जरूरी क्यों है? देखो पहले तो ई फाइलिंग जो है ये सिंप्लीफाई कर देता है टैक्स प्रोसेस को, आपका टाइम बचाता है और फास्टर प्रोसेसिंग कराता है। पेपर वर्क कम हो जाता है, एरर्स की कमियां, मतलब एरर्स करने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ये 24/7 इसकी एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है? और आज के टाइम पे मोस्ट टैक्स पेयर्स जो होते हैं इंडिया के अंदर उनको जरूरी है ई फाइल करना अपने टैक्स रिटर्न्स देने के लिए। देन अब ई फाइल कौन कौन करा सकता है, हु कैन ई फाइल? तो ऑलमोस्ट जितने भी टैक्स पेयर्स होते हैं वो सब, तो इसके अंदर सैलरीड इंडिविजुअल्स आते हैं या फिर किसी का खुद का काम है, बिजनेस है, एनआरआई, ट्रस्ट, कंपनी, सबको टैक्स देना होता है, और टैक्स देने के लिए आपको आईटीआर फाइल कराना होता है, ठीक है? देन अब इसके अंदर कौन से स्टेप्स है, तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, ये आपका इनकम टैक्स पोर्टल है, इसके अंदर आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब चाहिए होता है। देन जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको कलेक्ट करेंगे, लाइक फॉर्म 16, फॉर्म इतना, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, रेंट रिसिप्ट्स और टीडीएस सर्टिफिकेट्स और अदर रेलेवेंट इनकम डॉक्यूमेंट्स, ये सब। देन इसके अलावा चूज करेक्ट आईटीआर फॉर्म, अब आप जो आईटीआर फॉर्म है करेक्ट चूज कीजिए। देन फिल इन द डिटेल्स, आप सारी डिटेल्स जितनी भी है वो फिल कर दीजिए, वेरीफाई कीजिए टैक्स कैलकुलेशन को, रिव्यू कीजिए एंड पे कर दीजिए अगर आपका कोई भी ड्यू टैक्स आता है तो। देन इसके बाद सबमिट कीजिए अपने रिटर्न को एंड उसके बाद ई वेरिफिकेशन कीजिए, आफ्टर सबमिशन वेरीफाई कीजिए उसको, आधार ओटीपी आएगा आपके पास, देन उसको वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है? अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है ये आप लोगों को खुद से देखने हैं, मैंने बता भी दिए फिर भी। देन अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, तो देखो रॉन्ग आईटीआर फॉर्म आपको चूज नहीं करना है, करेक्ट चूज करना है, इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स नहीं डालनी है,
या फिर इनकम सोर्स अगर आपके पास कोई है उसको भी छोड़ना नहीं है। जहाँ-जहाँ से आपको इनकम आती है सब बतानी है। वेरिफिकेशन करना भूलना नहीं है और जो डिडक्शंस है उनको नहीं भूलना है। लाइक आप क्लेम करना मत भूलना कि हम इतना-इतना हमारे पास हम मेडिकल इंश्योरेंस है या हम रेंट पे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको भूलना नहीं है। तभी आपका जो है टैक्स कम हो पाएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा टैक्स देते रहो। अब अगर आप फाइल नहीं कर पा रहे हो टाइम पे, आपने लेट फाइल किया है या फिर फाइल ही नहीं किया है, तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती हैं, ठीक है? तो कुछ फीस मतलब लेट फाइलिंग है, फीस लग सकती है या फिर इंटरेस्ट लगा सकते हैं आपके टैक्स के ऊपर या फिर कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया ई फाइलिंग, ये एक एडिशनल टॉपिक था, इसको आप अच्छे से देख लेना। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ए एंड बी। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसके अंदर हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये बताना है, ठीक है? और बी पार्ट के अंदर हमें नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं और मतलब उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है वो बताना है। तो ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है? तो देखो ये एक अग्रीमेंट होता है इंडिविजुअल यानी कि हम जैसे एक नॉर्मल इंसान के बीच में और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इंडिविजुअल को इंश्योर्ड बोलते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर, ठीक है ना? तो ये दो लोगों के बीच का एक अग्रीमेंट होता है और ये वो दो लोग होते हैं जिसमें जो इंश्योरर होता है वो ये प्रॉमिस करता है कि वो इंश्योर्ड के यानी इंडिविजुअल के सारे मेडिकल सर्जिकल खर्चे जो है उनको कवर करेगा कि आपको भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं आपको पैसा दूं। और वो किसके रिटर्न में, यानी आप देखो भाई आज के जमाने में कोई इतना भला राम तो बैठा नहीं कि आप बीमार पड़े किसी ने आके आपको पैसा दे दिया, नहीं, आपको रेगुलर पेमेंट करती मतलब करनी पड़ती है जिसको आप प्रीमियम बोलते हो। तो यानी कि लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जब भी लेते हो तो साल में एक बार आपको उसका प्रीमियम पे करना होता है। देन अगर उस टाइम के बीच में आपको कुछ भी हुआ तो उसका कवर कौन करेगी? वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। आपसे ये ऐसे मतलब ले लो, सोचो आपसे 10,000 पर पर्सन ले लिया, आपने पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो 10,000 पर पर्सन आपसे ले लिया। तो आपके घर में 5 लोग हैं, सोचो आपने 50,000 लोग 50,000 रुपये देकर आपने पूरा इंश्योरेंस करा लिया। लेकिन अब आपको बीमारी ऐसी हो गई है जिसकी सर्जरी ही ऐसी पड़ रही है कि 3-4 लाख की है, तो अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो पैसे अब आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है? तो ये हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसके अंदर आता है कि अगर कोई पर्सन बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आ जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी जो होती है या तो डायरेक्टली हॉस्पिटल का ही मेडिकल बिल पे कर देती है वरना वो रीइम्बर्स करती है, यानी कि जो भी खर्चा आपका हुआ है आप वहाँ पे आगे भेजो वो आपका पैसा आपको वापस दे देगी। अब ये कैसे काम करती है? आपको महीने में एक प्रीमियम भरना होता है, वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली, ईयरली, कैसे भी हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी में कुछ पैसे जमा कराने होते हैं, उसके बदले में कंपनी आपके सारे खर्चे कवर करती है। अब वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्लान कौन सा है, कि आपको कैशलेस ट्रीटमेंट भी मिल सकता है नेटवर्क हॉस्पिटल्स में या फिर रीइंबर्समेंट कराया जा सकता है। तो अब वो डिपेंडिंग ऑफ प्लान होता है कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल का बिल पे करते हैं कि वो आपको पैसे वापस करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, क्या क्या टाइप होते हैं इसके। पहले इंडिविजुअल हेल्थ प्लान, इसमें सिर्फ एक बंदे को कवर करते हैं। दूसरा फैमिली, इसमें पूरी फैमिली को कवर किया जाता है। देन सीनियर सिटीजन प्लान, ये जो 60 से अबव होते हैं मेनली उनके लिए होता है। क्रिटिकल इलनेस प्लान, इसके अंदर जो भयंकर भयंकर बीमारियां लाइक कैंसर, किडनी फेलियर, इन सबको कवर करते हैं। एंड देन ग्रुप हेल्थ प्लान, ये होता है कि अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को जो ऑफर करता है ये वो वाला हेल्थ प्लान होता है, ठीक है? अब व्हाट इज कवर्ड, अब इनके अंदर क्या क्या कवर्ड होता है कि इंक्लूजन्स होते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट लाइक डायग्नोस्टिक टेस्ट, फॉलोअप्स वगैरह सब इनके अंदर रहते हैं। देन डे केयर प्रोसीजर, लाइक अगर कैटरेक्ट सर्जरी हुई है तो उसके दौरान डे केयर प्रोसीजर सब आएंगे। एम्बुलेंस चार्ज, मैटरनिटी बेनिफिट्स और क्रिटिकल इलनेस भी कवर होते हैं कुछ स्पेशल पॉलिसीज में। अब इसके अंदर क्या क्या कवर नहीं होते, व्हाट इज नॉट कवर, तो जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है वो कवर नहीं होते। डेंटल एंड विजन ट्रीटमेंट्स, यानी कि दांतों से रिलेटेड और आंखों से रिलेटेड ट्रीटमेंट वो कवर नहीं होता है। अनलेस एक्सीडेंटल, अगर कोई एक्सीडेंटली तुम्हारे दांत टूट गए हैं, आंखें फूट गई है, तब जाके ये उसको कवर करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है?
और सेल्फ हार्म इंजरीज यानी कि जो आपने खुद को पहुंचा लिया, आप खुद का हाथ काट लो भाई, वो लोग कवर नहीं करेंगे, ठीक है। उनके लिए दूसरा आपका हाथ काटे तब कवर करेंगे। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस लाइक कोई ऐसी डायबिटिक वगैरह कोई भी आपको ऐसी कोई डिजीज है, ठीक है ना, तो ये जो बीमारियां आपको पहले से है उनको भी ये लोग कुछ नहीं मानते हैं। देन इसके अलावा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, इनको भी कवर नहीं किया जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदनी चाहिए भाई लोग। तो सबसे पहला फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस। देखो बहुत बार कई बार ऐसा होता है, ऐसी बीमारियां निकल आती हैं कि जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो और आज के टाइम पे आपको पता होगा हॉस्पिटल्स, ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। गवर्नमेंट में लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ करे या फिर तब रश होता है कि वो इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं हर एक पेशेंट पे। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे आपकी कोई ऐसी बीमारी मिल गई जहाँ पे आपको लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ सकता है, तो भाई लोग आपको दिवालिया हो सकता है। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है कवरेज फॉर क्रिटिकल इलनेस। देखो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जो कवर करते हैं क्रिटिकल इलनेस को। मैंने बताया था कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर और भी इसके अलावा बहुत सारी होती है। इनका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और लॉन्ग टर्म केयर चाहिए होती है उनको। तो ऐसे में फिर से आप अपना इलाज कराने जाओगे, आपका दिवालिया हो जाएगा। तो होना चाहिए आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी। देन कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी। देखो बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स जो होते हैं आपको कैशलेस वाला फीचर देते हैं कि आप जाओ हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट ले लो, हमारा नाम ले लेना, हमारी पॉलिसी दिखा देना, हॉस्पिटल आपको फ्री में ट्रीटमेंट देगा, सब कुछ करेगा। देन जब बिल का नंबर आएगा हम अपने आप पे कर देंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एक फीचर देता है। दूसरा टैक्स बेनिफिट्स। देखो अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपका है और आप प्रीमियम्स पे करते हो, तो ऐसे में आपको जो है टैक्स डिडक्शन किया जाता है, यानी कि आपकी सैलरी से वो पैसा हटा देते हैं जो आप वहाँ प्रीमियम के रूप में भरते हो। बच्ची कुछ सैलरी के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो इनसे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। देन एनकरेजेस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। देखिए बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज होती है जो फ्री हेल्थ चेकअप्स और वेलनेस प्रोग्राम्स को ऑफर करती है। तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हुए इनसे मदद मिलती है अगर कोई डिजीज, मतलब आपको लंबे, सोचो आपको नहीं पता आपको कोई भयंकर बीमारी होने वाली है, तो ये हेल्थ चेकअप्स जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं तो इनसे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है, जिससे आपको मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो एक हेल्थियर लाइफ मेंटेन करने के लिए भी ये अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन देते हैं ये लोग। देन पीस ऑफ माइंड एंड सिक्योरिटी। देखो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको दिमाग में शांति रहेगी कि हाँ हमें अब अगर अचानक से कुछ खर्चा आ जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो हमें एकदम से कहीं पैसे रहने के लिए भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको एक सिक्योरिटी फील होती है। तो ये अलाउ करता है इंडिविजुअल और फैमिलीज को कि आप रिकवरी पे फोकस करें, ना कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस पर कि कितने ज़्यादा महंगा पड़ गया या फिर क्या नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ सेवाओं का फायदा उठाएं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है एक कंक्लूजन। तो इस मैंने ये वाला फर्स्ट पार्ट बता दिया। कंक्लूजन के अंदर आप 4-5 लाइन लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे, जो भी आपको बात समझ में आए। देन उसके बाद अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। देखो नाम से ही समझ आ रहा है नॉन लाइफ, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, गैर जीमा बीमा, ठीक है। तो इसके अंदर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज आती है जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन ये बहुत मतलब अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस और रिस्क को जो है प्रोटेक्ट करता है। लाइक इसके अंदर आ जाते हैं हमारा व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है वो आता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, ये भी नॉन लाइफ में ही आता है। लाइफ इंश्योरेंसेस तो अलग ही हो जाते हैं, ओके। वो तो LIC के लाइफ इंश्योरेंस लेते हो आप 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए। यहाँ पर नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात चल रही है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सब कुछ कवर करते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन लाइफ। और ये जो पॉलिसीज होते हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, लाइक टिपिकली 1 ईयर हो गया, और इनको रिन्यू कराना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है भाई, तो पहला प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टनिटीज। देखो ये ज्यादातर सभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, लाइक अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, चोरी हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो लाइक ऐसे सभी सिचुएशंस को कवर करता है। तो जो सडन फाइनेंशियल लॉस होता है उससे आपको ये फेस नहीं करने देते हैं, तो इस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
आपको अपने लॉस और डैमेज का ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अगर देखो कोई प्रॉपर्टी आपने इंश्योरेंस ले रखा है, व्हीकल इंश्योरेंस ले रखा है, या फिर चीज़ों के भी इंश्योरेंस होते हैं लाइक एसी इंश्योरेंस, या फिर आजकल तो रेफ्रिजरेटर के भी 5-5 साल के इंश्योरेंस हो जाते हैं। तो जब तक वो चीज़ें आपके अंडर इंश्योरेंस है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। प्रॉब्लम हुआ कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपने आप हैंडल कर लेंगी। तो एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी फील होती है थोड़ी-सी। देन हेल्थ एंड मेडिकल कवरेजेस भी इसी के अंदर आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो एक तरीके का नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हॉस्पिटल बिल, सर्जरी कॉस्ट और मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। देन आता है सेफ गार्ड प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। देखो नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो वैल्यूएबल चीजों को कवर करता है, लाइक घर, कार, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस। किस चीजों से, लाइक अगर आग लग गई, बर्गलरी हो गई, फ्लड आ गया, तो इन सब चीजों से कवर करता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो टोटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी चीजों को जो भी टोटल लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी भुगतेगी। देन प्रमोट्स बिजनेस स्टेबिलिटी। देखो यार, अब मैंने वही बताया था कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं ये बड़े बड़ी कंपनियां, एंटरप्राइजेस को मतलब उनके ऑपरेशनल लॉस से बताता है। लाइक अगर उनकी कंपनी में आग लग गई, चोरी हो गई, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी हो जाता है, तो इस टाइम पे सारा जो भुगतान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी भुगतती है। तो एक तरीके से एक कंपनी की जो स्टेबिलिटी होती है उसको प्रमोट भी करते हैं, ठीक है ना। देन लीगल लायबिलिटी कवर। देखो इसके अंदर ऐसा भी आता है कि अगर किसी को चोट लग गई है या फिर डैमेज हो गया व्हीकल का या प्रॉपर्टी का, तो एक थर्ड पार्टी क्लेम्स भी इसमें किए जाते हैं, जिसमें आप अपना लीगल कॉस्ट कंपेंसेशन पूरा मतलब ले सकते हो उनसे। देन एनकरेजेस सेविंग्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो इंश्योरेंस ट्रांसफर्स द बर्डन ऑफ रिस्क टू द इंश्योरर। देखो ये रिस्क का जो बर्डन होता है ना, ये इंश्योरर पर पड़ जाता है। अब जो बंदा अपना पैसा लगा रहा है, सिर्फ वो पैसा लगा के टेंशन फ्री हो जाता है कि अब कुछ भी हो अब वो इंश्योरेंस कंपनी झेलेगी। तो लोगों को जो है ना ये मदद करता है कि आप सिर्फ अपने ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो भाई, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। मैंडेटरी बाय लॉ। देखो कुछ इंश्योरेंस मतलब ऐसे होता है लाइक मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ये लीगली रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि आपकी स्कूटी, बाइक, कार, इन सब का इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हमारी कोर्ट्स वगैरह बोलती है कि अगर आपकी स्कूटी वगैरह का या फिर कार वगैरह का इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं, ठीक है। देन सपोर्ट्स इकोनॉमी। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ना, लाइक अगर कोई इकोनॉमिक डिजास्टर आ जाता है जिससे कोई नुकसान हो जाए या कुछ, तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मिनिमाइज करता है कि किसी एक बंदे के ऊपर जो एक तरीके से आर्थिक रूप से जो अब इतना दबाव आ गया उसको कम करते हैं, ठीक है, और ये इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ नॉन इंश्योरेंस पॉलिसीज। कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला वही इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस आता है। अब ये क्या होता है वो तो पूरा ही बता चुकी हूँ मैं। देन मोटर इंश्योरेंस आते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आता है, अगर कोई आपके व्हीकल को डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो ये रिकवर करते हैं उसको। एंड इट इज कंपल्सरी बाय लॉ। इंडिया के अंदर जितने भी मोटर व्हीकल ओनर्स हैं उनको ये इंश्योरेंस कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये दो तरीके के होते हैं। पहला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इसके अंदर ये लीगल लायबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जितनी भी लीगल लायबिलिटीज होती हैं उन सबको कवर करते हैं। लाइक चोट लग जाए, डेथ हो जाए, या फिर कोई जो प्रॉपर्टी डैमेज यानी कि जो भी हमारा व्हीकल है उसको कोई डैमेज हो जाए, तो हर चीज को कवर करते हैं। देन एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो ये इसके अंदर एक तरीके से पूरा का पूरा ही डैमेज कवर कर लेता है, लाइक थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज और चोरी वगैरह सब चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ठीक है ना। देखो लाइक घर, ऑफिस, फैक्ट्रीज, शॉप्स, इन सब चीजों के लिए ज्यादातर ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराया जाता है, और ये इन्हीं को सेफ रखने के लिए। लाइक अगर कभी चोरी हो गई, आग लग गई, अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सप्लोजन या फिर वेंडलिज्म कुछ भी हो जाता है, तो इन रिस्क को कवर करता है, ठीक है। तो इसके अंदर फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस, तो ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन आ जाता है ट्रेवल इंश्योरेंस। देखो ट्रेवल इंश्योरेंस जो होता है ये ट्रेवलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं उन रिस्क से जो उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप्स के ड्यूरिंग हो सकता है। तो इसके अंदर आपका लगेज खो गया है, मेडिकल इमरजेंसीज आ गई हैं, ट्रिप कैंसिलेशन, फ्लाइट डिलेज एंड एक्सीडेंट्स, इन सबको कवर किया गया है। अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली अहमदाबाद में जो इतना बड़ा ये प्लेन क्रैश हुआ, तो टाटा ने वहाँ पे सबको बोला कि मैं 1-1 करोड़ रुपए मतलब सबको एज अ कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है। तो वो लोग जा रहे थे यार लोग फ्लाइट से,
तो उन लोगों का जो है ना ये ट्रैवल इंश्योरेंस हर कंपनी करती है कि अगर आप वहाँ से टिकट्स लेते हो ऑटोमेटिकली एक ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है। आप लोगों ने ट्रेन में देखा होगा, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपके टिकट के साथ साथ एक आपका छोटा सा मतलब वो कुछ 0.36 से मतलब कुछ बहुत कम पैसों का होता है, तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपका होता है, उसके अंदर पूरा सब कुछ कवर किया होता है कि अगर डेथ हो जाता है या मतलब कैसे हो जाता है, आप कभी पढ़ के देखना, उसके अंदर सब कुछ कवर रहता है कि अगर चोट लगती है तो कितना पैसा देंगे, डेथ हो जाती है तो कितना पैसा देंगे, और मतलब कितना % चोट लगने पे देंगे, बंदा अगर डिसेबल्ड हो गया तो कितना पैसा देंगे। तो उसके अंदर सारी चीजों को कवर किया गया होता है ट्रैवल इंश्योरेंस में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके बाद आता है मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जितना भी सी से रिलेटेड शिप्स वगैरह हो गए, है ना, या फिर जो सामान को कार्गो के थ्रू वगैरह पहुंचाया जाता है, तो इन सब चीजों को कवर किया जाता है। लाइक कोई शिपरैक्स, पायरेसी, ठीक है ना। पायरेसी का मतलब होता है जो डाकू होता है ना, समुद्री डाकू, वो सब, ठीक है। फायर, कोलिजन या नेचुरल डिजास्टर हो जाए कोई, तो इन सभी लॉसेस को कवर किया जाता है इसके अंदर। शिप के अंदर अगर ये सब कुछ हो जाता है तो देन ये उसको पैसा देते हैं। देखो यार, इतना बड़ा शिप होता है, ठीक है ना, अब वो इतना बड़ा असाइनमेंट लेके जा रहे हैं, यहाँ सोचो इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, अब उसको बीच में कुछ हो गया और कितना लाखों करोड़ों का सामान वो अपने ऊपर ढोके लेके जाते हैं, उठा के लेके जाती है शिप्स। अगर वहां पे बीच में कुछ हो जाता है तो अब उसका पैसा कौन देगा? तो इसलिए हर शिप या फिर जितने भी ये लोग होते हैं, सब उसका एक इंश्योरेंस करा के रखते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ हो जाए तो उन लोगों को लॉस ना हो, ठीक है। और ये इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और शिपिंग कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन लायबिलिटी इंश्योरेंस, देखो ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को लीगल क्लेम्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइक इंजरी, डेथ और डैमेज अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हो जाए तो उनके ऊपर कोई लीगल क्लेम ना आए, इस चीज से ये बचाता है। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स है, लाइक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है और एक होता है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, और ये इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, वो भी नॉन लाइफ। यहाँ पे एंड में आ जाते हैं हम एक कंक्लूजन पे, जो भी आपको 4-5 लाइन समझ आए वो लिख देना, ठीक है। अब कहते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो यार, ये एक न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। देखो मैंने एक टाइप आपको पहले कराया था कि ज्यादातर वही रिपीट होता है, ये एक दूसरा टाइप है न्यूमेरिकल का। इसके अंदर आपको एक्स जो है, इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, रिटर्न, स्टेट, ये सब चीजें बताई हुई है। तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसके लिए ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे ये जो पी आई होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट आई होता है, आर आई जो होता है ये रिटर्न इन स्टेट आई होता है। तो यहाँ पे आपको ये दिया था पूरा स्टेट, देन प्रोबेबिलिटी आपको दी थी, ये रिटर्न यहाँ पे 40% का यानी कि 0.40, 20% 0.20, और यहाँ पे बस्ट में जो आपको दिया था रिटर्न -20 दिया था, तो इसलिए ये हो गया -0.20, 0.20, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप करते हो प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, तो जो प्रोबेबिलिटी है इसको रिटर्न से मल्टीप्लीकेशन कर देते हो और जो भी आएगा वो आपका एक तरीके से ये रिटर्न ही आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये अपना पूरा निकालते हो कि इसका कितना रिटर्न आना चाहिए फॉर्मूला के थ्रू, जो भी मैंने फॉर्मूला ऊपर ये वाला दिया था आपको, इस फॉर्मूला के थ्रू फिर आप निकालोगे एंड जो भी आएगा ये होगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। देन अब इसमें आप रिस्क निकालोगे। रिस्क निकालने का जो तरीका है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर सबसे पहले वेरिएशन, जो वेरिएंस होता है उसको फाइंड करना होता है। तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई, आपका रिटर्न ये है, तो यहाँ पे एक होता है रिटर्न माइनस आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो ये रिटर्न था और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका ये आया था 0.14, 0.14। तो आप ऐसे करके हर किसी से माइनस कर दोगे इसको, और जो भी आएगा आपका ये माइनस करके आ गया। देन उसके बाद ये रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर, तो ये जो आपका 0.26 आया और ये जो वैल्यू थी, अब इनका आप स्क्वायर ले लोगे। देन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यूज आई है इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप प्रोबेबिलिटी से, तो इसकी मल्टीप्लाई की है आपने 0.30 से, देन 0.40 से मल्टीप्लाई किया इसका, तो जो वैल्यूज आई हैं अब वो निकल गई हैं। अब आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो वैल्यूज आई है आपकी तीनों 1, 2, 3, इनको प्लस कर दोगे, ठीक है। तो इनको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आई वो आपकी वेरिएंस की वैल्यू आ गई है। अब आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला निकाल देना। देखो वेरिएंस जो आया आपका वो स्क्वायर में है, तो ये वाला पूरा जो फॉर्मूला है इसको यूज करके, वरना अदरवाइज ये स्क्वायर में निकाला था
तो नॉर्मल अब इसको जी स्क्वायर कर दो, यानी कि इसको सिंगल फॉर्म में कर ले आओ कि ये किसका स्क्वायर होगा। तो अब जो वैल्यू आएगी वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिस्क निकल गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ है? एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% एंड रिस्क यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला था वो 23.75%। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और तरीके का क्वेश्चन। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसको देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, सॉल्व करके देख लेना इसको 2-3 बार, तो आपको आ जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20 को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो इसके अंदर ये टाइम वैल्यू मनी क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है ये बताना है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू मनी, देखो ये एक एडिशनल टॉपिक है, ये मैंने जानबूझ के इसके अंदर ऐड किया क्योंकि ये क्वेश्चन ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि मतलब आना ही चाहिए। इस वजह से मैंने मतलब अगर आ जाता है तो आपको ऐसा ना हो कि छोड़ के आ जाओ आप, तो इसलिए मैंने ऐड किया था। तो अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? देखो ये एक फाइनेंशियल कंसेप्ट है कि आज का जो 1 रुपया है वो आने वाले भविष्य में उस टाइम के 1 रुपए से उसकी ज़्यादा वैल्यू है। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज आज समझाऊँ तो देखो, आज अगर हम 500 रुपए में 4 चीज़ें खरीद पाते हैं तो आगे आने वाले टाइम में हम उन 500 रुपए से सिर्फ एक ही चीज़ खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि आज के टाइम पे वो 500 रुपए ज़्यादा वैल्यू रखते हैं भविष्य से ज़्यादा। मतलब कंपैरिजन करें अगर, इन फ्यूचर के 10 साल बाद उन 500 रुपए की कोई औकात नहीं रहेगी, लेकिन आज उन्हीं 500 रुपए से हम 4 चीज़ें खरीद सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज हमारे मम्मी पापाओं ने बोला होगा कि उनके टाइम पे तो 1 रुपए की इतनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ मिल जाती थी, 10-10 चीज़ें मिल जाती थी, पता नहीं क्या-क्या खरीद लेते थे वो 1 रुपए में। लेकिन आज हम देखें हमें 1 रुपए में एक टॉफ़ी भी कोई ना दे। ठीक है? तो इससे क्या पता चला कि आज इस टाइम पे जो हमारे पास पैसा है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, उसकी ज़्यादा वर्थ है फ्यूचर के कंपैरिजन में, और इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है। देखो, मनी हैज अर्निंग पोटेंशियल। देखो, मनी में कमाने की क्षमता होती है। लाइक अगर आज आपके पास 100 रुपए और आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो भविष्य में जाके वो 100 रुपए आपको 110, 120, 200, 300, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करते हो उस चीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो पैसा भी कमाता है। ठीक है, देन इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। देखो, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई और जो बढ़ते प्राइस बढ़ते जा रहे हैं ना चीजों के, है ना, इनसे पैसे की जो वैल्यू है ना वो दिन पर दिन टाइम टू टाइम कम होती जा रही है। देन रिस्क फैक्टर, देखो यहाँ पे हमेशा कुछ अनसर्टेनिटी बनी रहती है फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड। अगर आपको अभी आज कोई पैसा मिल रहा है तो उसकी मतलब वो सर्टेन है कि हाँ मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई पेमेंट फ्यूचर के ऊपर छोड़ दी, लाइक आप मुझे 10 दिन बाद दे देना, 1 महीने बाद दे देना, तो वो पेमेंट अब रिस्क हो चुकी है भाई। अब जरूरी नहीं है वो पेमेंट आपको मिलेगी, हो सकता है ना ही मिले, या हो सकता है डिले हो के मिले कि आपने तो 1 महीने का टाइम दिया तो अब आपको 10 महीने बाद मिल रही है। तो रिस्क फैक्टर भी है। अब बताते हैं की कंसेप्ट रिलेटेड टू टीवीएम। यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो मेन आ जाती है इसके अंदर। एक आता है प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी इन टूडेज टर्म, यानी कि आज के कंपैरिजन में अगर हम फ्यूचर के पैसे की वैल्यू निकालें तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हमें ये बताता है कि आज हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है कि हमें फ्यूचर में मतलब उतना पैसा मिल जाए कि जितना हम आज खर्च कर रहे हैं सेम उतने पैसे को उस टाइम पे खर्च कर सकें। लाइक आज अगर 100 रुपए से हमें 2 चीजें मिल रही है तो अब कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि भविष्य में जाके हमें सोचो 500 रुपए से वो 2 चीज मिल जाए। ठीक है, अब आ जाता है फ्यूचर वैल्यू। अब ये आज के पैसे की वैल्यू बताता है इसके अंदर हमें, और ये हमें ये शो करता है कि आपका पैसा जो मनी है वो टाइम टू टाइम कैसे ग्रो कर रहा है। देन आता है इंटरेस्ट रेट। ये वो रेट है जिसपे हमारा पैसा इंटरेस्ट कमाता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा उसका फ्यूचर वैल्यू होगा। देन टाइम पीरियड, यानी कि कितने टाइम के लिए आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है या फिर उधार लिया है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं, मतलब वही नंबर ऑफ पीरियड्स होगा टाइम पीरियड। अब आ जाता है कंपाउंडिंग। देखो, ये वो प्रोसेस है जिसमें इंटरेस्ट हमें मिलता है हमारी ओरिजिनल पेमेंट के ऊपर, और जो ओरिजिनल पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर क्या इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। देखो, 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, आपने 4 लाख रुपए किसी को दिया और ये बोला कि मैं आपसे 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप और आपने उसको 10 साल के लिए दिया है, तो आप 10 साल बाद जब भी देखोगे तो आपको उसके ऊपर 10% ही मिलेगा उन 4 लाख के ऊपर। ठीक है, लेकिन
आपने बोला मैं 4 लाख जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ और 10 साल के लिए दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हर साल के लिए मैं आपको 10% के लिए दे रहा हूँ। अब आपने 4 लाख दिया था और 4 लाख का 10% कितना हुआ? तो 1 साल में वो आपको उस 4 लाख के 40,000 रुपए जो है एज अ इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो अब बारी आई सेकंड ईयर की। तो अब आपके टोटल पैसे कितने हो गए? 4,40,000। तो अब वो जो आपको अगले साल 10,000 का इंटरेस्ट देगा, वो आपको 4 लाख पे नहीं, 4,40,000 पे देगा। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। इसको ही बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आज आप 1,000 रुपए रोज के इन्वेस्ट करते हो 10% एनुअल इंटरेस्ट पर, मतलब 1 साल में आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा उसका, तो जो फ्यूचर वैल्यू होगा 1 साल बाद वो हो जाएगा 1,000 प्लस 10% ऑफ 1,000 यानी कि 1,100। तो यानी कि आपके 1,000 रुपए 1 साल बाद 1,100 में बदल जाएंगे। तो ये यही प्रूव करता है कि जो आज का मनी है वो ज्यादा वैल्यूएबल है सेम अमाउंट इन द फ्यूचर से। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंट है, तो ये अब आप लोगों को खुद से करना है कि क्यों जरूरी है ये हमारे लिए। ठीक है, अब बताता है व्हाई डज मनी लूज वैल्यू ओवर टाइम। लेकिन ऐसा क्यों कि मतलब पैसा जो है अपनी वैल्यू टाइम के साथ साथ खोता जा रहा है। जहाँ एक जमाने में 1 रुपए की भी वैल्यू थी, आज यहाँ हमारे टाइम पे 500 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहला इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। टाइम के साथ साथ जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, चीजों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सेम पैसा है, जो सेम मनी है, अब हमसे बहुत कम चीजें खरीद सकते हैं, खरीद पाएंगे अपने फ्यूचर में। दैट इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी, देखो अगर आप आज पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है लॉस्ट हो जाएगी अगर आपको पैसा फ्यूचर में मिलता है। अगर आपके पास आज पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करके चलो। ठीक है, देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, देखो जो फ्यूचर पेमेंट्स होते हैं वो कभी भी ऐसी कंफर्म नहीं होती कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके साथ आपको बहुत सारे डिलेज, लॉस ऑफ वैल्यू फेस करने पड़ सकते हैं। देन कंजम्पशन प्रेफरेंस, देखो पीपल जो है वो आजकल कंज्यूम करना है यानी कि पैसे को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अभी मतलब वो ये नहीं सोचते कि अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेते हैं आगे चल के इसको यूज करेंगे, नहीं, उनका ये रहता अभी यूज कर लो, अभी पैसा आया अभी यूज कर लो। तो इस चीज को ज्यादा आप प्रेफर करते हैं कंजम्पशन को। ठीक है, इसके बाद ये टीवीएम का एक पूरा फॉर्मूला है कि फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है तो इससे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी फ्यूचर वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड एंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अदरवाइज अब यहाँ पे एंड में हम कंक्लूजन ऐड कर देंगे, वही 3-4 लाइनें जो समझ में आती है हमें, इन्हें रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टॉपिक समझ में आ जाए तो कंक्लूजन को हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो सब्जेक्ट के हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आंसर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना एग्जाम इन्हीं में से दिखेगा, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं नोट्स को। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को जो है हिंदी में भी लिया होगा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा हमें मोटिवेट करने के लिए, and like the video and subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next video.